अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये बयान दिया है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई, इम्पोज की गई, तो हम घर में घुस के मारेंगे। ये इनकी सिचुएशन है कि बस इनसे आप धमकियां दिलवा दें, बड़ी बड़ी बातें करवा लें। वो जो कहते हैं ना, हमारा ये सब पंजाबी है ना, और पाकिस्तानी पंजाबी, क्योंकि पंजाबी तो असल में भारत में रहते हैं, जो हिंदू पंजाबी हैं, जो सिख पंजाबी हैं, ये हैं नकली कन्वर्टेड पंजाबी, जो अब असल जो पंजाबी की असलियत है ना, वो इनके अंदर अब बची नहीं है। वरना पंजाबी एक गैरतमंद कौम है, पंजाबी एक बहुत ही समझदार और बहादुर कौम है। ये तो पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं। घर में इनको घुस के अभी टीटीपी वाले मार रहे हैं, घर में घुस के इनको बलोच मार रहे हैं, घर में घुस के इनका बाजा बजाया हुआ है और ये घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़क के मारना ये इनकी पुरानी एक रिवायत है। जैसे कि ये इनका एक टट्टू हुआ करता था, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसका नवासा आजकल इनका बहुत बड़ा टट्टू हुआ है। जुल्फ़कार अली भुट्टो भी 60s और 70s में यूएन में जाके इसी तरह की बड़क के मारता था कि 1000 साल जंग लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फिर 93,000 पतलूने छोड़ के आ गए। अब इनका बेटा यूएन में जाके वही बड़क के मार रहा है। दूसरी तरफ वो फिर बन्नू से इनको अपने फौजियों की लाशें भी उठानी पड़ी और ज़ख्मी फौजी भी उठाने पड़े। वो डिज़ास्टर और एंटी टेररिज्म सेल था, उनके ऊपर टेररिस्टों ने कब्जा कर लिया और ये बात कर रहे हैं भारत से लड़ने की। अजीज दोस्तों, मैं इस पे ज़रा डिटेल में बात करने से पहले आपको ये ट्रेलर वापस दिखाना चाह रहा हूँ। ये हम कल रिलीज़ कर रहे हैं, फुल फिल्म 1 घंटे 7 मिनट की। हर इंडियन को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये देखना चाहिए। ये फ़िल्म हम कल रिलीज़ कर रहे हैं। ये फ़िल्म आपको बताएगी कि ये आपके वो बदकिस्मत हिंदू भाई हैं जो बंटवारे की वजह से, किसी न किसी वजह से उधर रह गए थे, अब बहुत थोड़े रह गए हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर लिए गए, मार दिए गए, भगा दिए गए, अब बहुत थोड़े रह गए हैं। इनकी हालत ज़ार जानने के लिए आप ज़रूर ये देखिएगा। ये एक ट्रेलर आपके सामने में रख रहा हूँ। सबसे ज्यादा तो लूट मार वाला ही था मामला। लूट लेते थे, मार लेते थे, ठीक है, और किसी की बच्ची उठा लेते थे तो उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती थी। एक देश से दूसरा देश सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो कोई अपना वहाँ पे बकरियाँ बेचता है, कोई अपना घर बेचता है, कोई अपनी भैंसें बेचता है, कोई सोना चांदी बेचता है। अब अगर कोई 29वें दिन वापस लौट के 30वें दिन पाकिस्तान के बॉर्डर में एंटर नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब वो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। खाना, बच्चे को खाना भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकता ना कोई भी। कब तक वो धर्म की वो गुहार लगाएगा? रोते रोते फोन आते हैं वहाँ से कि साहब हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जल की कोई ऐसा कुछ है नहीं, व्यवस्था नहीं है ना, बिजली की व्यवस्था है, तो ज़मीन में हैंडपम्प गाड़ देते हैं। और यहाँ आने के बाद हिंदी से तो बिल्कुल अननोन होता है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, उस बच्चे का कैरियर ये नहीं था। एट्रोसिटीज़ की लेवल बढ़ गई है, एट्रोसिटीज़ की संख्या बढ़ गई है, एट्रोसिटीज़ की इंटेंसिटी बढ़ गई है। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये बिल का इस देश में रहने वाले, इस देश के नागरिक मुसलमानों को। तो अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि मैंने बताया जैसे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो,
ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इलेक्शन 1970 का पोस्टर, इलेक्शन कैंपेन का। पूरा कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान की आयत लिखी हुई है, तलवार के ऊपर तलवार है। अब ये तलवार किसको दिखा रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि 70 के इलेक्शन से पहले इंडिया के साथ कोई जंग वाला माहौल था नहीं, और इसमें इसको एक इस्लाम के सिपाही घोड़े पे बिठा के तलवार और भाला उठाया हुआ है, सर पे टोपी भी पहना दी है इसको, वो भी कायदे आज़म की। ये मतलब क्या करना चाह रहा था, जबकि सबको पता है कि इसकी फेवरेट विस्की थी ब्लैक डॉग, और ये शराबी, कबाबी, करप्ट, जालिम, मतलब कहीं से इसके अंदर जो इस्लाम की वो चीज़ें हैं वो इसके अंदर थी नहीं। और जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसे इमरान खान, कहीं से इनका इस्लाम से, धर्म से, रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इंसानियत से ताल्लुक़ नहीं था। तीनों के पूरे कैरियर भरे पड़े हैं। इनको एक मुसलमान बना के पाकिस्तान की चुगत जाहिल आवाम के सामने पेश किया जाता रहा, और आज तक भुट्टो जिंदा है। आप सिंध में चले जाएं, आप भुट्टो के खिलाफ एक बात नहीं कर सकते। आप भुट्टो की जागीरदारनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वेस्ट ने आसमान पे चढ़ा दिया था। मुस्लिम वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी के जूते चाट के ही प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल की थी दोनों बार, और तीसरी बार भी पाकिस्तान जब वापस आई थी तो मुशर्रफ के साथ डील करके ही आई थी। उसकी स्ट्रगल अपने ख़ानदान के बचाव के लिए थी। भुट्टो ख़ानदान के लिए अपनी जागीर बचाने के लिए, अपने जागीरदाराना सिस्टम को बचाने के लिए, जिसके तहत वो एक रानी बनी हुई थी। तो यही भुट्टो ख़ानदान है। आज इनका चश्मो चिराग बिलावल जरदारी, जो कि जरदारी लिखना पसंद नहीं करता, अपने बाप का नाम पसंद नहीं करता, नाना का नाम। यही लेगेसी है ना जो भारत में भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब आसमान पे चढ़ाया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अज़ीज़ दोस्तों, कराची में एक रोड था, बंदर रोड। अंग्रेज़ों के ज़माने में कराची का सबसे बड़ा रोड था, और बंदर रोड शाम को धोया जाता था पानी से। म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे पूरे बंदर रोड को अंग्रेज़ों के ज़माने में धोती थी, और मट्टी के तेल घासलेट वाले लैंप लगे होते थे जब अंग्रेज़ ने इस शहर को आबाद किया था। 47 के बाद इस रोड का नाम बंदर रोड से, क्योंकि उस पर बंदर बहुत थे उस रोड पे, तो इसका नाम बंदर रोड था। बंदर रोड का नाम चेंज करके मोहम्मद अली जिन्ना रोड रखा गया। ये आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना रोड के बोर्ड का जो हाल है वही पाकिस्तान का हाल है। ये भारत से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक एक टके के मोहताज, इनके पास अपनी पब्लिक को देने को खाने का पैसा नहीं है। इनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पब्लिकली आके, मैंने कल ही वीडियो में लगाई है उसकी वीडियो, कि हमें IMF पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा रही है। मुल्क का एक एक इंच गिरवी रखा हुआ है। इनके बनाए हुए मिसाइल, एयरक्राफ्ट, कोई चीज़ पाकिस्तानी नहीं है। JF थंडर 17 पाकिस्तान का शाहकार, जिसने अभिनंदन का जहाज़ गिराया वगैरह वगैरह, सब झूठ बकवास। F-16 ने गिराया था। अमेरिका ने एम्बेरसमेंट से बचा लिया, लेकिन अंदर खाने अमेरिका ने इनको बुला के छितर मारे थे, राहिल शरीफ को और फिर ये बाजवा को, कि तुम लोगों ने F-16 वायोलेशन की है। और इसीलिए अमेरिका ने $500 मिलियन की अभी रिसेंटली मदद दी थी, ताकि इसमें स्पाई वो लगा दें, अपग्रेडिंग के लिए दी थी। अपग्रेडिंग के बहाने कि अब तुम करो वायोलेशन। ये तुम्हें रखने के लिए दिए हैं, जैसे सऊदी अरब, चाइना वगैरह ने पैसा दिया है खजाने में रखने के लिए, ये उड़ाने के लिए नहीं है। इनका JF थंडर 17 टोटल पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। खाली यहाँ पे बैठ के
जो मिस्त्री होता है ना, जोड़ता है चीज़ों को, जोड़ रहे हैं खाली, उसमें भी चाइनीज इंजीनियर बैठे हुए हैं। इनका कोई मिसाइल लोकल प्रोडक्ट नहीं है। नॉर्थ कोरिया को एटमिक प्लान बेच के टेक्नोलॉजी हासिल की, सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। ये मुल्क एक सुई नहीं बनाता। इस मुल्क में दालें और गंदुम जहाँ पे इंपोर्ट किया जाए वहाँ पे आप सोच लें कि इनके पास है क्या। इन्होंने रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स बंद कर दिए 8 बजे से शाम को, बिजनेस खत्म है। और ये बात कर रहे हैं भारत से लड़ेंगे और घर में घुस के मारेंगे। अभी तुम्हारे घर में जो घुसे हुए पहले इनसे तो लड़ लो और भारत की बात करते हो। अगर भारत का मुकाबला करने की बात करते हो तो ये लेटेस्ट गोल्डमैन सैक्स ने लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट दी है। दुनिया में 2022 में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है ना, वो भारत का रहा है। और भारत का आधा भी किसी का नहीं रहा। खाली स्पेन की, भारत का है 6.9, स्पेन 4.6 और इटली 3.8, ये आधे के बराबर आ रहे हैं। अमेरिका 2%, चाइना इतना बड़ा पेश किया जा रहा है 2.6%, रशिया -3%, भारत 6.9%। नेक्स्ट ईयर 2023 की प्रेडिक्शन है भारत 5.9%, चाइना 5.2%। अगेन भारत टॉप पे, बाकी सबकी माइनस में है, जीरो में है। जर्मनी -0.06, इटली -0.1, अमेरिका 1.3%। और फिर 2024 में अगेन भारत 6.5%, बाकी सब नीचे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के फेडरल रिजर्व में इस वक्त $6.1 बिलियन हैं। वो भी मांगे तांगे के चाइना, सऊदी अरब और इमारात के दिखाने के लिए, शोकेस में सजाने के लिए जो दिए गए वो पड़े हैं, उसमें से भी खर्च कर गए कुछ। भारत की एक कंपनी है टाटा, $311 बिलियन उसकी वैल्यू है, 311 बिलियन। और इनके पास ये सिचुएशन है। ये बात कर रहे हैं कि हम भारत से मुकाबला करेंगे। इन्होंने अभी लेट के, उल्टा लेट के, वर्ल्ड बैंक के आगे $1.6 बिलियन की फ्लड के लिए, सैलाब के लिए मदद, बाढ़ जो आई थी इसके लिए मदद, लोन, लेकिन नाम है सैलाब का। बाढ़ सैलाब को आए हुए कोई महीने गुजर गए कितने, अभी तक ये इसके नाम पे मदद बटोर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि भारत से मुकाबला करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2.7 बिलियन की लोन ली है। ये मदद के बगैर इनका गुजारा नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात कर रहे हैं कि हम भारत का मुकाबला करेंगे। फिर सोसाइटी में आ जाएं, सोशल, उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज, सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती के साथ क्या हो रहा है। आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इसका 1% भी भारत में नहीं हो रहा। हर आदमी यहाँ पे तलवार लेके घूम रहा है पाकिस्तान में। शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को मारेगा, सेक्टरियन उस पर पूरा डिवाइडेड, एथनिक उस पर पूरा डिवाइडेड। सोशल क्राइम बढ़ गया है, पेटी क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं आपको स्टेट का कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। और स्टेट क्या है, देखिए अभी कोविड आया है, कोविड का पाकिस्तान में खतरा आया है। मीटिंग कौन कर रहा है, ये वर्दी वाले, ये लड़ने जाएंगे साले। ये एयर कंडीशन कमरों में बेहतरीन बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। भाई तुम लोगों का कोविड से क्या ताल्लुक। पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क, इवन अफ्रीका का मुल्क दिखा दें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क दिखा दें जहाँ पे फौजी हर काम कर रहा हो। ये कोविड के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जब से बना है, ये मुशर्रफ के दौर से,
जब जलजला आया था, तब से फौजी ही इसका हेड है और सारे फौजी ही बैठे होते हैं। अब ये पूरे पाकिस्तान में कि जी कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आप एहतियात करें, और जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो सिविलियन सरकार, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो चीज़ कर रही है वो यहाँ पे आर्मी कर रही है। ये जब यहाँ पे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में फौजी बैठ के सारे फैसले करेंगे, जब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये चलाएंगे, जब आपकी एयरलाइन PIA ये चलाएंगे, जब आपका सारा सिस्टम ये चलाएंगे, एक एक इदारा आपका फौजी चलाएगा, और भारत से लड़ने की बात करते हैं। अंदर खाने इनकी जो मार पड़ रही है, खाली पिछले 48 घंटों में 25 से ज़्यादा फौजी कैप्टन और उस लेवल के खाली बलूचिस्तान में मारे गए हैं। KPK की अलग कहानी है, अफगानिस्तान वहाँ पे अलग उनके साथ। इनके पास अपने क्रिएटेड टेररिस्टों से नहीं लड़ पा रहे। 50 टेररिस्ट जाते हैं वाना में, पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके घुस जाते हैं, सबको हॉस्टेज बना लेते हैं, और जितने हथियार थे सब लेके चले गए। ये करने के काबिल ही नहीं है। लड़ना भड़ना इनका अब काम नहीं रहा है। तो अजीज़ दोस्तों, ये हमारे पीपल्स पार्टी आजकल बिल्कुल बूट चाटने में लगी है ना, और आसान तरीका है इंडिया को गाली दो। ये भुट्टो, बिलावल जरदारी ने जो स्पीच की है, यूनाइटेड नेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो मोदी साहब के खिलाफ, उस पर कह रहा है कि बिलावल भुट्टो की कामयाबी देख के इमरान खान तड़प रहे हैं और मोदी को पसीने आ रहे हैं। किसको मामू बना रहे हो? मोदी जी को पता भी नहीं है। मोदी जी को किसी ने बताया कि ये बिलावल ने ये कहा है तो मोदी जी तो हंस पड़े। उन्होंने कहा इसका नाना भी यही करता था, उसके नाना ने भी भारत के बारे में इसी तरह की बातें की थी, और जिन फौजियों के लिए की थी उन्हीं फौजियों ने इसके नाना को, मतलब मोदी जी ने ऐसी चीज़ नहीं कही। मैं अंदाज़न एक बात बता रहा हूँ कि मोदी जी को पता है ये सब चीज़ें, कि पाकिस्तान में फौजियों का जो बूट चाटता है उनका हशर ही यही होता है। ये नवाज शरीफ फौजियों की गोद में पल के बड़ा हुआ, ज़ियाउल हक इसको लेके आया, पहले पंजाब का मिनिस्टर बनाया, फिर पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर प्राइम मिनिस्टर असलम बेग ने बनाया, IJI के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया था। नवाज शरीफ को भगाया भी फिर मुशर्रफ ने, और फिर दूसरी बार भगाया राहिल शरीफ ने, कमर बाजवा ने। भुट्टो आर्मी की गोद में अयूब खान को डैडी कहता था, फांसी पर लटका दिया। बेनज़ीर भुट्टो आर्मी से डील करके 3 बार पाकिस्तान आई, आर्मी ने मार दिया। ये मूर्ख समझते हैं कि आर्मी के बूट चाटने से इनको नौकरी मिल जाएगी। इनका कहाँ से ये मार दिए जाएंगे इनको अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि दौलत और पावर का नशा हासिल करने के लिए ये इस तरह की बकवासियात करते हैं। अगर ये मूवमेंट चलाए ना कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे, ट्रेड रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, टेररिज्म ख़त्म करेंगे, तो शायद इनकी सर्वाइवल भी हो जाए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि आर्मी इनको इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देगी। सारे भारत के टेररिस्ट आपने पाले हुए हैं। इल्ज़ाम आप लगा रहे हो भारत के ऊपर कि भारत की रॉ है जो वो पाकिस्तान में वो कर रही है। आपको पाकिस्तान का एक टेररिस्ट तो बता दें जिसको भारत ने अपने अपना दी हो। इवन क्रांतिकार ब्रामदाग बुगटी को भी अजाइलम देने से मना कर दिया। तो ये सिचुएशन है। एक जाहिलों की फ़ौज तैयार की है पाकिस्तान ने। कराची में 38 कॉलेजेस का एक भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। ये आपका इस वक्त स्टेटस है। एजुकेशन इज़ बेसिस ऑफ ऑल द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आपने तो अपना एजुकेशन सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। वह नबी के नाम पे जान भी कुर्बाने वाले पैदा किए हैं आपने। पाकिस्तान का क्या होगा ये आप खुद देख लीजिएगा। अजीज़ दोस्तों, एंड पे
मैं वापस उस पॉइंट पे आऊँगा कि आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमज़ा अली अब्बासी इमरान खान का जो लौंडा है, रेहाम खान, इमरान खान की सेकंड वाइफ ने, जिसका किताब में बताया था कि इमरान खान के इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। हमज़ा अली अब्बासी की फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसकी भारत के कुछ एक्टर्स बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, उसका सुना है कि 30 दिसंबर भारत में रिलीज़ की जा रही है। तो ज़रा ये देख लीजिए कि हाफिज़ सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, भारत में टेररिज्म की एक पूरी प्रॉक्सी वॉर चलाने वाला, वो हमज़ा अली अब्बासी का हीरो है और कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र, ग्रेट टू सी सपोर्ट फॉर हाफिज़ साहब। आई अंडरस्टैंड प्रेशर ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट, बट आई एम नॉट गवर्नमेंट एंड आई एम फ्री टू से what I see as truth. This will upset some people, but I must say what I see as truth. I have known this man, Hafiz, for years. I am quite familiar with their literature and the mindset of his follower, यानी भारत से जंग लड़ने वाले गज़वा हिंद। Hafiz Saeed is not a terrorist. His only fault, he speaks for and rallies the youth for Kashmiri. ये फिल्म 30 दिसंबर को सुना है कि भारत में रिलीज़ हो रही है। इसकी और भी ट्वीट्स हैं, मैं पिछली बार भी ये वाली ट्वीट शेयर की थी, और ये है कि मैं समझता हूँ कि ये शायद गलत खबर हो कि भारत में ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, क्योंकि भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशनशिप नहीं रख रही, पाकिस्तान के कलाकारों को जब भारत में काम करने नहीं दे रही, जब भारत की फ़िल्में पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हो रही, तो फिर आई डाउट कि ये कोई सच्ची खबर है। लेकिन अगर ये खबर है तो मैं भारत की सरकार से विनती करूँगा कि प्लीज़ इस फिल्म को भारत में रिलीज़ होने से रोका जाए। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना कामरान लाहौर से। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर बैरिया टाउन में, और हमारे दाएं जानब आप देख रहे हैं ये बिलावल हाउस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की रहायश। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक ये मलिक रियाज सैन, जिसके आजकल बड़े चर्चे हैं, जिसकी बहुत सारी ऑडियो वीडियो भी लीक होती हैं, जिसकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद ही पाकिस्तान का कोई सियासतदान हो जो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हुआ। इसी का एक एहसास है कि ये बहरिया टाउन में मलिक रियाज सैन, ये तकरीबन 8 एकड़ रकबा कहा जाता है, इससे कमो बेश भी हो सकता है, जो मलिक रियाज हुसैन की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को यहाँ पे तोहफतन दिया गया था। और इसकी लागत जो थी, इसकी इस बिल्डिंग के बनाने पे 2013 से लेकर 2017 तक जो लागत आई थी, इस पर तकरीबन 5 अरब रुपए इस पर लागत आई थी इसको बनाने में। अगर इसकी अंदर का व्यू देखें तो अंदर एक बहुत बड़ा इसका लॉन है, बहुत बड़ी कार पार्किंग है। उसके अलावा जो पार्टी सेक्रेटरीट भी आई है, जब बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी लाहौर आते हैं तो वो यहाँ पर स्टे करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि ये 8 एकड़ का जो रकबा है, जो 5 अरब लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ये आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो की परमानेंट रहायश नहीं है। यहाँ पे कभी जब वो लाहौर आए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टे करते हैं, कोई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ये शायद कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो मुसलसल महीनों यहाँ पे रहे हों और यहाँ पे उन्होंने इस बिल्डिंग को एंजॉय किया हो। लेकिन अगर बात की जाए इसकी सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे सैकड़ों लोग इसकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं, जो आसिफ अली जरदारी यहाँ पे हूँ या ना हूँ, लेकिन वो यहाँ पे अपनी सर्विस करते हैं। यहाँ पे उनका मुकम्मल तौर पे वो अपनी ड्यूटी करते हैं। अगर बिजली की बात की जाए तो ये वो खुशकिस्मत बिल्डिंग है जहाँ पे आपको लाइट ऑफ नहीं मिलेगी, बल्कि ये काबरीन जो हैं, जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे। शायद ये इतने छोटे छोटे घर जिसमें वो खुद रहायश पजीर हैं, अगर ये पाकिस्तान के आम शहरियों को भी इतने छोटे छोटे घर दें, और मलिक रियाज इतनी मेहरबानी, कमाल, शफकत शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरियों पर भी करें, या कम अज़ कम कुछ लेस ही कर दें कि वो जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, अगर वो आप अंदाज़ा करें कि हमारी इन लोगों की ईमानदारी का या लॉयल्टी का, कि अगर ये 8 एकड़ और 5 अरब की बिल्डिंग जो है वो तोहफतन दे सकते हैं, तो किस लेवल पे ये काम करते हैं और किस लेवल पे ये मुस्तफ़ीद होते होंगे कि जो हुक्मरान इतना 8 एकड़ बहरिया टाउन में तोहफ़ा लेगा, तो क्या वो अपने मौसन को ऐसे ही भूल जाएगा या अपने मौसन का एहसानमंद नहीं होगा। और अगर बात की जाए अंदर की, तो यहाँ पे बिलावल भुट्टो के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए अलग-अलग यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे वो स्टे करते हैं, लेकिन वो भी याद रखिएगा परमानेंट स्टे नहीं करते।
सकते। और ये जो बिल्डिंग है शायद हम इसको पैदल घूमना चाहें तो हमें उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। ये आप देख रहे हैं हमारे साथ दीवार, ये जब जहाँ तक हमारा कैमरा जा सकता है वहाँ पर आपको दीवार नज़र आ रही है, लेकिन उससे आगे शायद हमारे कैमरे की कैपेसिटी भी आपको ख़त्म होती नज़र आती है। तो मकसद ये है ये सब दिखाने का, अपने जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे मुल्क की, हमारे गरीबों की तकदीर का फ़ैसला करने जा रहे हैं, उनकी मासूमाना, गरीबाना, उनकी बड़ी आम सी रहायश जहाँ पे वो बड़े कसम पुरसी की हालत में शायद गुजारा कर रहे हैं, और इतनी छोटी सी रहायश में वो कितनी तंगी से गुजारा करते होंगे, सिर्फ यही दिखाने का मकसद आवाम को कि अब हमें कम से कम हमें वही लीडर चाहिए कि जो हमारी तरह का हो। हमें वो लीडर चाहिए जो हमारी तरह सोचे, जो हमारी तरह रहे, जो हमारी तरह कम से कम हमारी तरह गुजारा करने का के काबिल हो। अगर यही लोग हमारी किस्मत का फ़ैसला करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमें किस हद तक इन पे उम्मीद करनी चाहिए, किस हद तक हमें इन पे एतमाद करना चाहिए। ये एक छोटी सी झलक है, और शायद इस तरह के कई उनके घर होंगे, कई उनके महल होंगे, कई उनके मुलाजम होंगे जो हमारी और आपकी नज़रों से ओझल हैं।